हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दोबारा से चैनल में। वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज अकाउंटेंसी के कुछ टॉपिक्स हम लेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दो तीन टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। प्राइमरीली 11th क्लास के लिए हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है? देखिए, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, राइट, तो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं अकाउंटिंग, या मैं इस तरीके से समझाता हूँ आपको कि बिज़नेस हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक वे, जो कैश आया, जो कैश गया, सिर्फ आपने उसको ट्रैक कर लिया। आप ये मान के चलते हैं भाई जो भी मेरा काम हो रहा है सारा कैश में हो रहा है, तो उसे बोला जाता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि आज के समय में प्रैक्टिकल नहीं है, राइट। हमारा जो अधिकतर काम होता है वो अक्रूवल बेसिस पे होता है। तो अब कैश और अक्रूवल के बीच का डिफरेंस क्या है, पहले हमें वो समझना पड़ेगा। हमारी जितनी भी अकाउंटिंग चल रही है आज की टाइम में, वो सारी चलती है अक्रूवल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे चलती है? हमारी अक्रूवल के बेसिस पे, राइट। तो हमें अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को समझना है। अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस के बीच का एक बेसिक डिफरेंस मात्र और मात्र इतना है कि अक्रूवल में हम ट्रांजैक्शंस को तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं जिस समय ट्रांजैक्शंस होती हैं। वेन एवर ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस, वी रिकॉर्ड एंड कंसीडर दैट ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपये का माल किसी को बेचा 15,000 रुपये में। अभी आपके पास वो 15,000 रुपये की पेमेंट आई है चाहे नहीं आई है। आप ये मान के चलेंगे कि भाई आपने 5,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया है। रिपीटिंग दैट इन इंग्लिश, सो लेट्स कंसीडर you have sold goods worth ₹10,000 for ₹15,000, say on day 5th of the month, right? But you will consider that you have already earned the profit, though you have not received the payment in the terms of cash or maybe in your bank account. So that is the basic difference. So cash और accrual basis का basic difference मात्र और मात्र ये है कि जब भी ट्रांजैक्शंस जिस भी डेट पे हो जाती है, हम बुक्स में उसको उस डेट पे रिकॉर्ड करते हैं और ये मान के चलते हैं कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए बेनिफिशियल या नॉन बेनिफिशियल जो भी तरीके से हो चुकी है, और ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है। तो ये कैश और अक्रूवल बेसिस का डिफरेंस है। ये मैंने बताया क्यों है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है हमारे इसमें, एक मैचिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट होता है और एक रेवेन्यू रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा अभी आपको ये बता देता हूँ। जो रेवेन्यू रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि भाई आपके पास पैसा आ गया या नहीं आया, इससे मतलब नहीं है। दैट मीन्स द पेमेंट हैज़ बीन रियलाइज्ड और नॉट, इट डज नॉट मैटर। द ओनली थिंग मैटर्स इज you have done the task or the activity or have delivered the goods for which you have to receive the payment, you have to earn the money, you have to earn your income, right? यानी कि वो काम हो गया जिसके बदले में आपको पैसा मिलना चाहिए, right? एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको किसी ने ऑर्डर दिया किसी एक XYZ सामान का, किसी ने बोला कि भाई मेरे यहाँ पे आप 100 कट्टे सीमेंट भिजवा दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए सीमेंट के कट्टे का रेट जो है वो 400 रुपये का है, ठीक है, पैकेट का रेट 400 रुपये का है। नाउ अब जब आपने उससे ऑर्डर लिया तो क्या आप ये मान के चलेंगे कि आपने ये पैसा कमा लिया है? नहीं, आप तब मान के नहीं चलेंगे कि आपने पैसा कमाया है। अब जब आपने ऑर्डर बुक कर दिया सिस्टम में और आपने उसको सीमेंट के कट्टे डिलीवर करवा दिए, राइट, चाहे आपने 50 ही डिलीवर कराए, तो आप ये मान के चलेंगे कि भाई आपने 50 कट्टे सीमेंट बेच दिए और उस पर जो भी प्रॉफिट आना है वो आप अपने सिस्टम में बुक करके दिखा देंगे। पेमेंट भले 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद आए। तो बहुत सिंपल से एग्जांपल मैंने आपको समझाया है। कैश और अक्रूवल बेसिस को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला जो हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत ही
बेसिक चीज़ है, लेकिन क्या होता है ना, जो 11th क्लास की अकाउंटिंग है वो बहुत ही बड़ा बेस है। अगर हम 11th क्लास के अकाउंटिंग को बहुत ही बेसिक जो उसके कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे ढंग से समझ लें तो आगे हमें अकाउंट्स पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो उसमें से सबसे बड़ा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या मतलब है? अकाउंटिंग इक्वेशन बोलती है एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। जो एसेट्स हैं वो क्या होते हैं? कैपिटल और लायबिलिटीज़ को मिला करके बनते हैं। अब इसका मतलब क्या है? बड़ा मतलब समझ में नहीं आता, ठीक है। मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने एक बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश की, राइट। अब आपने उसके अंदर जो पैसा लगाया दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल, राइट। जो बिज़नेस का ओनर बिज़नेस में इनिशियली पैसा लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, करेक्ट है। अब जब आपने कैपिटल लगाया तो आपने दो तरीके से लगाया होगा, या तो आपने सारा का सारा कैश के फॉर्म में लगाया होगा, या फिर आपने सारा का सारा मान लीजिए या पार्शियली कुछ सामान के तौर पे लगाया होगा, यानी मान लीजिए आपने कुछ सामान लगा दिया, गुड्स लगा दिए, और कुछ कैश के फॉर्म में लगाया होगा, करेक्ट है। तो अब ये दोनों साइड आपकी कैसे बराबर आती है? जो आपने कैपिटल लगाई वो लगाई मान के चलिए 1 लाख रुपए, ठीक है। तो आपके पास 1 लाख रुपए की एसेट क्या पड़ी है? आपके पास मतलब बिजनेस के पास 1 लाख रुपए का कैश पड़ा हुआ है, राइट। तो इसके लिए हम एक्सेल शीट को यूज़ करेंगे ताकि इस अकाउंटिंग को हम आगे कंटिन्यू कर सके प्रॉपर तरीके से समझने के लिए। तो अभी हमने क्या करा, हमने एक बिज़नेस स्टार्ट करा जिसमें हमने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, ठीक है। कितने की कैपिटल लगाई हमने? 1 लाख रुपए की, करेक्ट है। अब हमारे पास एक एसेट आई जिस एसेट का नाम है, इसको मैं थोड़ा सा और बेटर कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। इसको एक जगह कवर कर देते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक एसेट खड़ी हो गई जिसका नाम है कैश, ठीक है। कितना अमाउंट है? ये भी 1 लाख। दोनों साइड बराबर आ रही है, राइट। क्लियर दिख रहा है हमें? यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगा रखा है। फॉर्मूला आप देख लीजिए क्या फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है कि इन तीनों कॉलम्स का टोटल, दैट मीन्स अभी हम आगे और चीज़ें डालेंगे इसके अंदर तो हमें पता चलता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन क्या हुई? परचेज मशीनरी ₹20,000। अब इसने 20,000 रुपये की मशीनरी खरीदी। हम सर दो तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये मान के चलेंगे कि ये मशीनरी जो खरीदी गई, ये मशीनरी जो खरीदी गई वो इसी 1 लाख रुपए में से खरीदी गई। तो मान के चलिए मशीनरी, ठीक है। अब जो है आपने क्या करा, 20,000 रुपये आपके ख़त्म हो गए, अग्री, और प्लस 20,000 रुपये की आपके पास मशीनरी आ गई, ठीक है। तो क्या इम्पैक्ट आया? क्या कोई इम्पैक्ट आया एसेट वाली साइड पे? एसेट अभी भी आपकी 1 लाख की खड़ी है और कैपिटल अभी भी 1 लाख की आपकी खड़ी है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, आगे भी 1-2 और ट्रांजेक्शन्स देखेंगे हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं फिर भी और बेटर तरीके से समझाने के लिए कर देता हूँ। अब हमारी जो नई अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या बन के आ गई वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी जो न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन है, द न्यू इक्वेशन इज़ जो हमारी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ये कहती है इक्वल टू सम आपको साथ में फॉर्मूले भी सीखने को मिलते रहेंगे, राइट, ठीक है। सो न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन इज दिस, और ये 1 लाख का 1 लाख ही रह गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इस तरफ कोई चेंज हमें नहीं पड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। परचेज ऑफ स्टॉक फॉर कैश ₹30,000। अब स्टॉक खरीदा 30,000 रुपये का, यानी कि फिर से मेरे पास 30,000 रुपये कैश कम हो गया और एक नई एसेट आ गई, और एक नई एसेट आ गई। क्या नाम है इस एसेट का? स्टॉक,
तो 30,000 रुपये की मेरे पास ये नई एसेट आ गई। फिर क्या इम्पैक्ट आया? कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आया, राइट। तो अभी हमारी नई अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन के आई? नई अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से जो हमारी बन के आ गई वो ये बन के आ गई, 80,000 में से हमारे 30,000 माइनस हो गए, तो राइट। अच्छा, माइनस का साइन हमने पहले ही लगा रखा है, तो हम इसमें माइनस का साइन ना लगा करके सम का ही साइन यूज़ करेंगे। हमारे पास कैश कितना बच गया? 50,000 बच गया। मशीनरी कितने की है? 20,000 रुपये की है, कोई चेंज नहीं आया उसके अंदर। और स्टॉक कितने का आ गया? 30,000 रुपये का आ गया, ठीक है। टोटल हमारे पास सम कितना आया? अगेन 1 लाख। और कैपिटल अभी तक हमारी कितनी चल रही है? 1 लाख ही चल रही है, ठीक है, क्लियर। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज ऑफ गुड फ्रॉम राम ₹10,000। राम से 10,000 रुपये का सामान खरीदा। याद रखिएगा, जब सिर्फ नाम लिखा हो तो हमें ये मान के चलना है कि ये सामान जो है उधार में ख़रीदा गया है, ठीक है। तो हमने क्या ख़रीदा? 10,000 रुपये का स्टॉक। तो हमने 10,000 रुपये का और स्टॉक इकट्ठा कर लिया अपने पास। लेकिन अब हमारे पास एक लायबिलिटी इकट्ठी हो गई। क्या इकट्ठी हो गई? लायबिलिटी इकट्ठी हो गई। यानी इस लायबिलिटी का नाम क्या है? क्रेडिटर, जिससे आपने उधार पे सामान खरीदा। कितने का? 10,000 रुपये। तो देखिए, इधर भी 10,000 बढ़ गया, इधर भी 10,000 बढ़ गया। यानी जो आपकी नई अकाउंटिंग इक्वेशन आ रही है वो कितनी हो जा रही है? पिछला 1 लाख प्लस 10,000। यहाँ भी जो नई अकाउंटिंग इक्वेशन है, पिछला 1 लाख प्लस 10,000। तो अभी भी आपकी दोनों साइड बराबर चल रही हैं, ठीक। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, राइट। आपकी नई अकाउंटिंग इक्वेशन में जो आपका सम है वो अगेन सेम चल रहा है आपका, राइट। उसके बाद आता है सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹15,000 फॉर ₹20,000। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 15,000 रुपये का सामान 20,000 रुपये में बेच दिया। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये 20,000 रुपये का सामान कैश में बेचा हुआ। क्यों? क्योंकि किसी का नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, राइट। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को अब हम हैंडल करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास से क्या कम हो गया? स्टॉक कम हो गया 15,000 रुपये का। क्या कम हो गया हमारे पास? स्टॉक कम हो गया 15,000 रुपये का, ठीक। अग्री। और हमारे पास 20,000 रुपये का कैश आ गया, ठीक है। यानी कि नेट एसेट साइड में इंक्रीज़ कितने का आ रहा है? 5,000 रुपये का आ रहा है। अब इसे बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। इसे बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये जो 5,000 रुपये फालतू आए हैं ये किसको मिलेंगे? ये मालिक को मिलेंगे। और कैपिटल भी किसको मिलते हैं? बिज़नेस के मालिक को मिलते हैं, ओनर को मिलते हैं। तो ये 5,000 रुपये हमारे किस में ऐड हो गए? कैपिटल में ऐड हो गए। किस में ऐड हो गए? कैपिटल में, राइट। तो अब जो हमारी नई अकाउंटिंग इक्वेशन बन के आएगी वो क्या बन के आएगी? हमारी नई अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे बन के आएगी कि आपके पास पहले कितना कैश पड़ा हुआ था? 50,000। अब आपके पास कितना कैश हो गया? 70,000 हो गए, करेक्ट। मशीनरी कितने की है? 20,000 की है, कोई डाउट नहीं। स्टॉक कितने का बचा? पहले आपके पास स्टॉक कितने का था? 30,000 प्लस 10,000, 40,000। 40,000 में से 15,000 रुपये का स्टॉक चला गया, तो कितने का स्टॉक बच गया? 25,000 का स्टॉक बच गया। यानी कि इधर का टोटल कितना आ गया? 1,15,000। क्या इधर का टोटल भी इतना ही आना चाहिए? आपकी अब जो नई कैपिटल है वो कितनी है? 1 लाख प्लस 5,000 एंड आपके पास क्रेडिटर कितने के हैं? 10,000। कोई चेंज तो आया नहीं इसके अंदर। अभी भी ये दोनों साइड हमारी कैसी आ रही हैं? बराबर आ रही हैं, राइट। यानी कि मोटा मोटा अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जो भी ट्रांजैक्शन है, राइट, वो एसेट और लायबिलिटी साइड में और कैपिटल साइड में इतना इम्पैक्ट डालेंगे कि दोनों साइड बराबर रहेंगी।
इस बराबर रहने का मतलब क्या है, आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होती है ना, जब आप पढ़ेंगे आगे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों की, मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, राइट। बैलेंस शीट आपकी बहुत आसानी से सिंपल तरीके से मैच हो जाएगी अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन को समझते हैं कि कहाँ किस चीज़ का कितना इम्पैक्ट आ रहा है। मैं बाकी की ये ट्रांजैक्शंस छोड़ रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, आपको शॉर्टकट में बता दूँगा, आप इससे खुद से करेंगे। इस एग्जांपल को कीजिए, बाकी क्वेश्चंस को कीजिए। तो सबसे पहले मान के चलिए पेमेंट ऑफ सैलरी, तो सैलरी का पेमेंट किया यानी कि आपका कैश कम हो जाएगा, राइट। और क्या चीज़ कम हो जाएगी बताइए, खर्चे किस में से कम होते हैं, कैपिटल में से कम होते हैं। तो एक तरफ एसेट भी कम हो गई और एक तरफ आपकी कैपिटल भी कम हो गई। उसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग, ये बड़ा मज़ेदार है, इसको मैं समझा देता हूँ, राइट। रेंट आउटस्टैंडिंग यानी 30 तारीख आ गई महीने की, रेंट देना था लेकिन आपने दिया नहीं, रेंट देना था लेकिन आपने दिया नहीं। इस ट्रांजैक्शन को कैसे हैंडल करेंगे अकाउंट इक्वेशन में, बड़ा सिंपल है। सबसे पहली बात, रेंट देना था यानी क्या था, एक्सपेंस, यानी कि आपका एक्सपेंस कितने से बढ़ गया, मान लीजिए 12,000 रुपये, यहाँ पे एग्जाम्पल है 12,000 से बढ़ गया, लेकिन आपने अभी तक दिया नहीं है, यानी कि आपने एक और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग यानी कि एक और लायबिलिटी खड़ी हो गई, राइट। क्या खड़ी हो गई, एक और लायबिलिटी खड़ी हो गई। तो आपकी ये 10,000 रुपये की एक तो 12,000 रुपये की एक तो लायबिलिटी खड़ी हो गई और आपको ये खर्चा माइनस करना पड़ेगा अपने कैपिटल में से, राइट। तो नेट नेट इम्पैक्ट क्या आया, 0। दैट मीन्स कैपिटल साइड और लायबिलिटी साइड का टोटल इम्पैक्ट क्या आया, 0। ऑब्वियसली एसेट साइड में इसका कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो अभी भी आपके अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, बराबर है। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, कैश में से आपके 2,000 रुपये कम हो गए, कैपिटल में से 2,000 कम हो गए, दोनों साइड अभी भी बराबर है। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, फिर आपके कैपिटल में से 1,000 कम हो गए और गुड्स में से 1,000 कम हो गए, यानी एसेट साइड से 1,000 कम हो गए। तो आप देख रहे हैं दोनों साइड हमेशा बराबर रहेंगी। आप और एग्जांपल्स को कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से क्लियर हो गया होगा आपको। हिंदी में लेक्चर इसीलिए बनाया है क्योंकि काफ़ी बच्चों को आसानी होती है हिंदी में समझने में। आई कैन प्रेजेंट दिस लेक्चर in complete English, so if you want that just ping me, just write an email to me or just write something in comment that you want this lecture to be there in English completely. I can present that to make it very simple. So please understand, account equation आप इसलिए ना पढ़ें कि पेपर में 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप इसलिए पढ़ें क्योंकि बैलेंस शीट मैच कराने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी बच्चों को फ़ायदा मिल सके। और भी बच्चे जो पैसे दे करके ट्यूशन्स नहीं ले पा रहे हैं, राइट, फ्री में अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या और भी सब्जेक्ट्स जो रेलेवेंट है कॉमर्स के बच्चों के लिए, या और भी अदर इन्फॉर्मेशन वीडियो, राइट, उनके साथ आप शेयर करें। उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है ये। हो सकता है हर किसी के लिए उतनी वैल्यू ना रखे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत वैल्यूज़ रखती हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती हैं, राइट, और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।